हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह फिट होंगे और नियमित रूप से आपकी तैयारी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद है मुझे। देखिए, अपन बात कर रहे हैं भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, और इसमें अपना जो अभी टॉपिक चल रहा है कि वैज्ञानिक भूगोल के विकास में भूगोलवेताओं का जो योगदान रहा उसके बारे में। और इसी संदर्भ में अपन ने हम्बोल्ट के बारे में चर्चा कर ली थी, और पिछली कक्षा में अपन रिटर के योगदान की चर्चा कर रहे थे। और इसमें अपन ने रिटर के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं, उन पर अपन ने चर्चा की थी कि इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इन्होंने कहाँ की यात्राएँ की, कहाँ कहाँ कौन कौन से पदों पर इन्होंने अपनी जो सेवा है वो दी, और इसके अलावा कौन से ग्रंथ इन्होंने लिखे। तो इस के अंतर्गत अपन ने शिक्षा, यात्राएं और इनकी सेवाओं के बारे में तो चर्चा भी कर ली थी, उनका लेखन भी कर लिया था, लेकिन रचनाओं के बारे में अपन कल नहीं लिख पाए थे। तो आज अपन कल जहाँ छोड़ा उसको आज आगे बढ़ाते हैं, और आज अपन इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इनकी रचनाओं की अपन ने चर्चा कल कर ली थी, आज अपन को लिखना है। तो आप इनकी कुछ रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, उनके नाम लिख लीजिए। पहला लिखिए, यूरोप का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण, और इसकी रचना की थी इन्होंने 1804 में। ठीक है। फिर उसके 2 वर्ष बाद इनकी एक अगली रचना प्रकाशित हुई, वो थी यूरोप के 6 मानचित्र। और ये 1806 में प्रकाशित हुई। उसके बाद में यूरोप का जो भूगोल है उसका दूसरा खंड प्रकाशित किया इन्होंने। पहला तो ये 4 में हो गया था, दूसरा खंड है यूरोप के भूगोल का। ये इन्होंने 1807 में प्रकाशित करवाया। ठीक है, इनको लिखिए, फिर आगे लिखते हैं।
हो गया। अगला लिखते हैं फिर। अगली रचना थी इनकी भूगोल की विधि तंत्र पर शोध प्रश्नों का प्रकाशन। और ये करवाया था इन्होंने 1811। और इसके बाद में इन्होंने जो इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है उसका पहला खंड लिखा और उसका नाम है अर्धकुंडे। ठीक है, और इसका खंड कौन सा था? फर्स्ट। और ये लिखा इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ। और रचना हुई थी 1817। फिर इसके बाद में अर्धकुंडे का ही सेकंड खंड प्रकाशित किया इन्होंने जो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में था, और ये प्रकाशित किया 1818 में। और उसके बाद में तीसरा अर्धकुंडे का ग्रंथ था जिसका नाम था अर्धकुंडे वृहद ग्रंथमाला। खंड तो तीसरा था लेकिन नाम इसका वृहद ग्रंथमाला था, और इसमें लगभग 20,000 पृष्ठ थे। ठीक है, और ये प्रकाशित किया 1833 में। लेकिन इनको फिर एक रचना और रहेगी, उसकी बात और करते हैं अपन। हो गया। और अगली रचना थी इनकी अर्धकुंडे, और इसमें इसका नाम था पूरा अर्धकुंडे, और इसमें 19 ग्रंथ समाहित थे, जिसकी रचना 1859 में इनकी मृत्यु के समय की गई। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो कौन सी थी? अर्धकुंडे। तो इसकी कुछ मेजर विशेषताएं थी जिनके बारे में अपन ने कुछ बातें की थी, तो उनको अपन लिख भी लेते हैं। तो इसमें आप लिखिए, ये नाम कंप्लीट हो गया तो पैराग्राफ बना के लिख लीजिएगा। लिखिए, कार्ल रिटर ने अपने जीवन में अपने जीवन काल में कई ग्रंथों की रचनाएं की, लेकिन इन रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना अर्धकुंडे को माना जाता है।
जिसके द्वारा रीटर ने भूगोल विषय में प्रादेशिक अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की तथा इस ग्रंथ की लेखन शैली में जो वर्णन इन्होंने लिखे हैं वो समग्रता से परिपूर्ण है, अर्थात प्रस्तुत किए गए तथ्य अधूरे नहीं है तथा कई पक्षों को समाहित किए हुए हैं। इसके अलावा इस ग्रंथ के द्वारा रीटर ने संश्लेषणात्मक भौगोलिक लेखन को आगे बढ़ाया और स्वयं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का स्वयं संश्लेषण करके उनको व्यवस्थित रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया और रीटर ने इस ग्रंथ के द्वारा प्रकृति की विविधता में एकता और भूतल पर उपलब्ध विभिन्न तत्वों में पारस्परिक एकता को स्पष्ट किया तथा वैज्ञानिक भूगोल का प्रतिपादन भी किया। ठीक है, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखो। रीटर ने
अपने अध्ययन में आनुभविक तुलनात्मक विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक तथा मानचित्रण विधियों का प्रयोग करते हुए भौगोलिक अध्ययन को सरल, स्पष्ट तथा प्रामाणिक और विश्वसनीय रूप देने का प्रयास किया। रिटर पर हमबोल्ट के विचारों का भी काफ़ी प्रभाव रहा तथा इन्होंने भी भूगोल में कुछ विचारधाराएं प्रस्तुत की, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार है। देखिए, इन्होंने जो अर्धकुंडे शब्द प्रयोग किया है, ये जिसे अपन आज भूगोल शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो आज अपन भूगोल शब्द उपयोग में ले रहे हैं, वहाँ इन्होंने भूगोल के स्थान पर अर्धकुंडे शब्द प्रयोग में लिया है। बाकी वो अर्धकुंडे एक तरह से इनका भूगोल ही है। ठीक है। तो इन्होंने जो लेखन कार्य किया बहुत ही अच्छा किया। अर्धकुंडे की जो रचना की, उनमें भी इन्होंने कई चीज़ों का समावेश किया, और इन्होंने जो अपना अध्ययन और लेखन कार्य किया उसमें कई विधियां प्रयोग में ली, जिसमें आनुभविक है, तुलनात्मक है, विश्लेषणात्मक है, संश्लेषणात्मक है और साथ में मानचित्रण। ठीक है। तो इन सभी का इन्होंने प्रयोग किया, और अंत में इन्होंने मतलब इनके द्वारा जो प्रयास किए गए उनको सारांश रूप में अगर अपन देखें तो उसको अपन भूगोल में मुख्य जो इनके द्वारा विचारधाराएं दी गई उनके रूप में देख सकते हैं। तो इन्होंने जो विचारधाराएं प्रस्तुत की, कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं उनमें से इस प्रकार है जिनकी अपन बात करते हैं। तो पहली विचारधारा इन्होंने ये दी कि इनका मानना था कि व्यक्ति के जो विचार है उनका निरंतर विकास होते रहना चाहिए, और इसलिए रिटर की जो भौगोलिक विचारधारा है उसका ज्ञान केवल किसी एक लेख या ग्रंथ से नहीं मिलता है। मतलब इन्होंने जो ज्ञान अपने ग्रंथों में लिखा है उसको अपन एक ग्रंथ को पढ़ के ये नहीं कह सकते कि रिटर के जो विचार थे वो अपन ने ठीक तरीके से समझ लिए हैं, बल्कि उनके जो समस्त लेख और ग्रंथ है उनको जब अपन पढ़ते हैं तब पता चलता है कि इनके विचारों में कितनी गहनता थी, और इनके द्वारा जो ग्रंथों की रचनाएं की गई वो इतनी अधिक मात्रा में ग्रंथों की रचना की गई थी कि जिससे किसी एक व्यक्ति के लिए अध्ययन करना है वो कठिन हो सकता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। जैसा कि अपन ने इन 8 ग्रंथों की बात की है, तो ये तो अपन ने मुख्य की बात की है, इसके अलावा भी इन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे। ठीक है। तो इनकी विचारधारा के अपन जो पक्ष है उनकी बात कर रहे हैं,
और इनमें आप इस जो अभी अपन ने बात की इस एक लाइन को ऐड कर लीजिए। पहले नंबर 1 पे लिखिए, रेटर ने भूगोल के संदर्भ में जो विचारधाराएं प्रस्तुत की है वे इतनी गहन और विस्तृत है कि रेटर की भौगोलिक विचारधाराओं को समझने के लिए किसी एक ग्रंथ का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें रेटर के सभी ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। क्योंकि इन्होंने बड़ी मात्रा में ग्रंथों की रचना की है और किसी एक ग्रंथ के अध्ययन से उसका अनुमान लगाना असंभव है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो भौगोलिक विचारधाराएं दी गई है उनकी चर्चा अपन इतनी ही करेंगे आज। एक कंप्लीट हो गई और दूसरी जो विचारधारा है उसके बारे में अपन अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज इतना ही पढ़ेंगे। कारण ऐसा है कि कई विद्यार्थियों के कल और आगामी 2-3 दिनों में प्रतियोगी परीक्षा है एक, तो उसकी वजह से उनको समय की आवश्यकता है। इसी स्थिति में अपन कक्षा को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे आज। और जो आगे इस कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं। और देखिए, जो सरकारी नियमावली है, जो गाइडलाइन है, उनको फॉलो करें, क्योंकि इस महामारी के दौरान बाहर निकलना काफ़ी रिस्की है। ठीक है, तो ध्यान से जाए और अच्छे से अपना पेपर शांत चित्त से करके आएँ। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। अगली मुलाकात जब भी होती है, हो सकता है 2-3 दिन इंटरनेट सेवाएं बाधित रहने की वजह से आपको ऑनलाइन वीडियो नहीं मिल पाए, तो जब भी आगे आपके पास वीडियो पहुंचता है तब देखते हैं, आगे की चर्चाएं तभी करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी करते रहें।